गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आज द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल्स आपके लिए लेकर आया हूं 11 फरवरी 2022 का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज आज का और क्या क्या एडिटोरियल्स हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे, ठीक है, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और द हिंदू का न्यूज एनालिसिस एडिटोरियल्स जो कि 8 AM में आपके लिए आता है। उसके बाद डेली करेंट अफेयर्स अभी रिसेंटली कुछ दिन के लिए क्लोज है, उसके बाद वो भी आपको मिलते रहेंगे अपडेट। उसके बाद फाइन एंड आर्ट्स की यहाँ पे क्लास NCERT का एक बुक है, उसको वो चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जाकर के आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो 9 PM यानी कि नाइट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं 11 फरवरी 2022 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है और एडिटोरियल है उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट न्यूज है ये है आपका कर्नाटका से, ठीक है। तो कर्नाटका में क्या हुआ है कि वहाँ पे हिजाब एक क्या है ना कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज है, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन्स है, उसमें एक प्रैक्टिस, ये उसका अपना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के क्या है ना कि हिजाब जो पहना जाता है, जो गर्ल्स लोग पहनती है, गर्ल्स चाइल्ड पहनती है, ठीक है, तो उसी को लेकर के है। तो वहाँ पे वायलेंस हो गया। वायलेंस इसका रीज़न क्या था कि एक गर्ल्स चाइल्ड थी, ठीक है, एक गर्ल्स थी जो कि कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में क्या पहन के गई थी, हिजाब पहन के गई थी। तो उसी का वहाँ पे प्रोहिबिशंस किया गया, प्रतिबंध किया गया, जिसको लेकर के ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के द्वारा ये वहाँ पे आदेश दिया गया है कि रिस्टोर पीस, शांति, जिस तरह से शांति लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, ठीक है, शांति बनाए रखें। क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये कोर्ट में अभी लंबित है और इसका सुनवाई 14 फरवरी को होगा। इसी को लेकर के ये है कि अभी वहाँ के गवर्नमेंट को चाहिए कि पीस बनाए रखें जब तक कि 14 फरवरी को इसका डिसीजन ना आ जाए। अब चलिए, अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज है, ये न्यूज है आपका कोविड-19 से रिलेटेड। तो कोविड-19 से रिलेटेड क्या है कि कुछ दिन पहले पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 की वजह से। तो इंडिया में भी क्या था कि जो अदर कंट्री, टोटल 82 कंट्री था, ठीक है, 82 कंट्री को, ठीक है, जो वहाँ का जो ट्रेवलर्स थे इंडिया में आने पे क्या था, उसको बैन था, ठीक है। तो बैन था, फिर जा करके उसको क्या किया गया कि क्वारंटाइन करके रखा जाता था कुछ दिन के लिए। क्या उसका RT-PCR टेस्ट होता था, सारा चीज़ होता था, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। कोविड-19 कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट वेव आया, उसके बाद सेकेंड वेव आया, अब फिर जाकर के थर्ड वेव आ गया, ठीक है। तो ओमिक्रॉन वायरस जो कि साउथ अफ्रीका का था, तो इसी को लेकर के कुछ दिन तक रहा, ठीक है। उसके बाद अब जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितना भी विदेशी ट्रेवलर्स है उस पर जो प्रतिबंध था, ठीक है, उसको जो क्वारंटाइन करके रखा जाता था, अब नहीं रखेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसको एक गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि आप आइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, अगर वो टेस्ट में ऐसा पाया जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, ठीक है, तो होम आइसोलेट, होम क्वारंटाइन होकर रहें। तो इसी को लेकर के हैं। और इस पे जो फॉरेनर है, जो विदेशी है, तो वो काफ़ी खुश है कि मतलब इस तरह से अगर किया गया है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये वही हिजाब से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस पे ये जो राइटर्स हैं, जो मतलब यहाँ पे न्यूज आया है, इसमें ये कहने का प्रयास किया गया, तो ये जो है जो बैन किया गया है, ठीक है, हिजाब को, तो वो एक क्राइम है। तो क्राइम किस लिए है? तो जब आप जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 25 टू 28 में जाएंगे, राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, ठीक है।
जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसका वायलेशंस है। इसी को लेकर के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, बैन किया जा रहा है हिजाब को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस है। तो इस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एक्टिविस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस, ठीक है, इस केस में हो सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है। आप देखिए यहाँ पे अब जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना एक सही नहीं है, ठीक है। तो 14 फरवरी को इस पे सुनवाई होगी और इसका फैसला आएगा, क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है, ये न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज रशिया से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा, पिछले कई दिनों से ये न्यूज में आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, रशिया भी एक अलग कंट्री है, ठीक है, और यूक्रेन, ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्या है ना कि रशिया के द्वारा, ठीक है, अपना जो अभ्यास है, ठीक है, मिलिट्री अभ्यास, ठीक है, तो जो दोनों देश के बीच एक वार का कंडीशंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर के रशिया अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं किस तरह से आगे चल के हैंडल किया जाए, ठीक है। और यूक्रेन, जो कि यूक्रेन का जो यूक्रेन, एक चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि नाटो हो गया, ठीक है, एशियान हो गया, उसके बाद सार्क हो गया, ठीक है, और भी ढेर सारे ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सब पूरा का पूरा देश कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ ही है। तो इसी तरह से जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर है, ठीक है, नाटो का मेंबर है, जिसमें कि आपका फ्रांस है, ठीक है, और भी यूके है, इस तरह से जो भी कंट्री है, ठीक है, बेलारूस है, तो ये सारे कंट्री हैं। तो उसके द्वारा रशिया पे, ठीक है, रशिया को ये बताया गया है यदि आप यूक्रेन पे किसी भी तरह से अटैक करते हैं या यूक्रेन को किसी भी तरह से हानि पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन से आपका युद्ध नहीं होगा, ये पूरे नाटो का जितने भी मेंबर्स है उससे होगा, उससे आपको मुकाबला करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के रशिया कहीं ना कहीं और ज़्यादा एंगर दिखाई दे रहे हैं, किसके प्रति, तो यूक्रेन को लेकर के, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी जो है रशिया अपना प्रैक्टिस, ठीक है, जो सैन्य अभ्यास है उसको स्टार्टिंग किया है। तो इसी को लेकर के बहुत सारे क्रिटिसाइज हो रहा है, किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा, है ना, फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है कि ये जो है यूक्रेन का एक मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है रशिया के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ है। अब चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये है इंडो पैसिफिक रीजन्स को लेकर के। ये इंडो पैसिफिक रीजन्स क्या है, तो इंडो पैसिफिक रीजन्स, जैसे कि आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि पिछले दिन मैंने क्वाड के बारे में बताया था। तो क्वाड में कौन कौन सा कंट्री है, यूएसए है, जापान है ना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद इंडिया है, ठीक है। तो ये 4 कंट्री हैं, ठीक है। तो ये 4 कंट्री कहीं ना कहीं ये जो चाइना का, ठीक है, सीपीसी है, उसको कहीं ना कहीं उस पर प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन, ये 3-4 कंट्री जो है इंडो पैसिफिक रीजन में एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ सीपीसी को ही नहीं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या कोविड-19 से रिलेटेड हो, इस पे कहीं ना कहीं ये सारे कंट्री अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ब्लिंकन जो वहाँ के यूएसए के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, इससे जो कि एक कंट्री से कहीं ना कहीं पॉसिबल्स नहीं है जब तक हम लोग ग्रुप में काम नहीं करते। इस तरह से हम लोग जो बिग चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो बिग चैलेंजेस का हमने फेस किया है तो वो सभी का नहीं कर पाते हैं। और आने वाले दिन में और हमें आगे बढ़ के पार्टनरशिप करना चाहिए ताकि और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को और हम अपने डेवलपमेंट के लिए पूरे और जो क्वाड ग्रुप है उसके डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो है एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा
बताया जा रहा है इस न्यूज में। अब देखिए, अब हम लोग एडिटोरियल्स का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स क्या है आज का, देखिए ये है एमएसपी से रिलेटेड। एमएसपी से रिलेटेड आपको एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है कि कहता है एन एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। कहता है एमएसपी जो है, एमएसपी का जो स्कीम आया है वो कहीं ना कहीं इंडिया के, ठीक है, एग्रीकल्चर को के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं एक अच्छा कर दिया। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे जो भी स्टेट हो, वो चाहे यूपी हो, ठीक है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, ठीक है, ये सभी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि एमएसपी, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे ही एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, गेहूं चावल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिबेट मिला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि ये सारे स्टेट, चाहे वो यूपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, ये सभी स्टेट इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, यानी कि गेहूं उत्पादन में या चावल उत्पादन में, इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। तो उसी को लेकर के है कि ये जो है ये स्कीम एमएसपी, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर से उसको डेवलपमेंट का काम किया है। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि आपको जानते होंगे कि किसान जो है, जो फार्मर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पावर में नहीं आना चाह रहे थे, उसका मेन मोटो था, ठीक है, उसका मेन मोटो था एग्रीकल्चर का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, है ना। तो वो किस तरह से अपने जो लाइवलीहुड हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो मेजॉरिटी लाइवलीहुड है जो कृषि पे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, 90%, 85% जो कृषि है, जो यहाँ के पर्सन्स हैं, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उसका लाइवलीहुड बेटर होगा अगर एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स पे मिलेगा। तो इससे ज़्यादा, देखिए आप एमएसपी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, जैसे कि एमएसपी क्या होता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एमएसपी जैसे कि कोई भी क्रॉप्स है, ठीक है, तो कोई भी क्रॉप्स अगर फार्मर्स, ठीक है, अपने खेतों में, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, तो उससे पहले जब जिस समय बोया जाता है उसी समय गवर्नमेंट जो है उसका एक रेट फिक्स कर देता है, ठीक है। उसका जब रेट फिक्स कर देता है तो अब क्या होगा, मान लिया जाए कि वीट है, ठीक है, वीट है, तो उसका अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट उसका फिक्स कर दिया है, रेट फिक्स कर दिया है, कितना 20 रुपीज़, ठीक है, पर केजी मैं बाय करूँगा आपसे, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि फार्मर यदि क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, मार्केट में मान लिया जाए कि 90 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बाय किया जा रहा है, किसके लिए, तो किसके द्वारा, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो व्यापारी है, ट्रेडर्स है, उसके द्वारा, ठीक है। तो फार्मर क्या करेंगे, 20 रुपीज़ में यहाँ पे गवर्नमेंट को बेच देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा ना कि उसको नुकसान कम होगा, है ना। अदरवाइज अगर एमएसपी नहीं फिक्स करेगी तो इससे क्या होगा ना कि किसान का मजबूरी बनेगा कि 19 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। आप सपोज कीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे तो 1 रुपीज़ का गैप है, चलिए इतना मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। यदि सपोज कीजिए कि अगर एमएसपी नहीं रहेगा, आप किसान कहीं ना कहीं 10 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है, बीज को बाई किए हैं, ठीक है, अब उसको टोटल मिला के 100 रुपीज़, ठीक है, उसको लागत पड़ गया पूरे फार्मिंग करने में, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मर्स जो है, अब जो बिजनेसमैन है, ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 केजी पे सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ का किसान को पड़ रहा है, कोई ऐसा भी फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो 50 रुपीज़ में बाय करने के लिए रेडी है। तो आप बताइए यहाँ पे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ ना। तो अगर एमएसपी नहीं रहे, अगर एमएसपी रहेगा तो जो एमएसपी है, तो ये क्या है ना कि जो पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। वो कभी भी किसान को घाटा नहीं लगने देना चाहती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पब्लिक में हो, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जब देखेगा कि यहाँ पे 100 रुपया उसका लागत मूल्य है, ठीक है, किसान को क्रॉप्स को लगाने में
पढ़ रहे हैं तो इस केस में क्या करेंगे, वो 105 रुपया मिनिमम, है ना। तो इस तरह से उसका एमएसपी फिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, जो प्राइवेट है, जो ट्रेडर्स प्राइवेट हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर वो 50 रुपया में बाय करने के लिए तैयार है तो क्या करेंगे किसान, वो गवर्नमेंट को सेल कर देगी। अगर वो देखेगा 106 रुपया है या 105 रुपया से ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा में बाय करती है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एमएसपी जो है किसान के लाइवलीहुड को बेटर करता है, ठीक है। जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव था किसान के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट को ये चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल सके कि नहीं, किसान को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है अगर एमएसपी नहीं देते हैं क्रॉप पे, ठीक है। तो कुछ ही फसलों पे, ठीक है, जो एमएसपी मिलता था, ठीक है, तो जिसमें कि कुछ इस तरह से, जिसमें यहाँ पे बताया है 23 क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसपे कि फ्लेक्सिबिलिटी अरेंजमेंट है क्रॉप्स, क्या कहते हैं उसको, एमएसपी, ठीक है। तो उसी को बढ़ाया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पे एमएसपी दिया जाए ताकि किसान को प्रोत्साहन मिले आने वाले दिन में। इस तरह से क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने का, फार्मिंग करने का प्रयास करें। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो है ये है जॉब से रिलेटेड। तो जॉब से रिलेटेड क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो है क्या है ना कि बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका झारखंड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स क्या है ना कि वहाँ के पर्टिकुलर रेजिडेंट हैं, ठीक है, रेजिडेंट जो है उसको अपने जो स्टेट लिस्ट, स्टेट का जॉब्स होता है, ठीक है, खास करके जैसे ग्रुप सी, ग्रुप बी, है ना, ग्रुप डी, इस तरह से जॉब होते हैं, वो अपने रेजिडेंट्स के, यानी कि वहाँ के जो निवासी हैं उसी को प्रेफर करते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये एडिटोरियल्स लिखा गया है। यदि इस तरह से पूरे ऑल ओवर का जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, यदि इस तरह से करते हैं, ठीक है, कि अपने ही स्टेट के जो स्टूडेंट हैं या जो पब्लिक है उसे जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो जो अदर स्टेट का, ठीक है, जो पर्सन है, जहाँ पे जो पुअर स्टेट है, जैसे कि आपका यूपी हो गया, जहाँ के पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे उस तरह से जॉब्स नहीं है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, और भी ढेर सारे स्टेट हैं, उड़ीसा हो गया। तो इस तरह से क्या होंगे ना कि वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहाँ का जो इंसान है वो क्या है ना कि गरीबी से जूझेगा, है ना, उसको वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना कि आगे यदि इस तरह से होता है तो आने वाले दिन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो क्या है, फेडरल वन नेशंस है, ठीक है, फेडरल एंड यूनिटी सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो इसका वायलेशंस भी होगा। और हम लोग क्या है ना कि वन नेशन, ठीक है, जो हमारा वन नेशंस वन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं वायलेशंस हैं, ठीक है। तो इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जब आप जाइएगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि 35 तक जाइएगा तो उसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है, तो उसमें है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, उसमें आर्टिकल जब 16 जाइएगा तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसका वायलेशंस होगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस ओर केयर करना चाहिए कि कभी भी अदर स्टेट को, हाँ ठीक है उस स्टेट का है, ठीक है, तो उसको कुछ प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए, बट दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ये जो एडिटोरियल में लिखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट जो है ये है आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कि एक मीडिया चैनल था, ठीक है, तो उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी को लेकर के ये हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन किया गया था कि अगर इस तरह से कहते हैं तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 में, उसका वायलेशंस है, इसको ध्यान देना, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका एडिटोरियल्स है, ये एडिटोरियल्स जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है,
तो ये क्या आता है, फॉरेजन बाय अनसर्टेनिटी आरबीआई हैज प्रोस्केन इट्स मैंडेट टू इंश्योर पॉलिसी स्टेबलाइजेशन टू गिव एन इम्पीटियस टू द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखिए एक चीज होता है क्वार्टर, ठीक है, एक होता है क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है ना इकोनॉमी में, ठीक है, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है, तो 1 क्वार्टर होता है, ठीक है, इकोनॉमी में। तो क्या होता है ना कि यदि 3 टाइम्स, ठीक है, अगर घाटे में चल रही है, जीडीपी डाउन होती जा रही है, तो वो क्या होता है ना टेक्निकल रिसेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, टेक्निकल रिसेशन आ जाता है। तो वही कह रहा है कि पिछले कई दिनों से, ठीक है, पिछले कई क्वार्टर से ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिसेशंस की ओर, जो टेक्निकल रिसेशन है उसकी ओर बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो अनसर्टेनिटी होती जा रही है इकोनॉमी को, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। जो आरबीआई का ऐसा गाइडलाइंस है, ठीक है, तो नया नया पॉलिसी बनाना चाहिए, किस तरह से आगे इकोनॉमी को लेकर चलना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए Q1, ठीक है, Q1 में 4.5 का, ठीक है, इस तरह से Q1 में जबकि 17.2 था, उसके बाद जाकर के और Q4 में 4.5 चला गया, ठीक है, कहीं ना कहीं डाउन होते जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से रिसेशंस की ओर बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे कंट्री के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले दिन में, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं जो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आने वाले दिन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी जो है एक चीज और बता दें कि एक होता है रिकवरी, ठीक है, देखिए एक होता है एल शेप रिकवरी, ठीक है, के शेप रिकवरी और यू शेप रिकवरी, ठीक है, और भी ढेर सारी रिकवरी होता है। देखिए के शेप रिकवरी में क्या होता है ना कि जैसे कि इकोनॉमी का जो ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी कि फिर इस तरह से, यानी कि रीच होते जा रहा है और पुअर होते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। इस तरह से कहीं ना कहीं के शेप रिकवरी देखने को मिल रहा है अभी के समय में, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का जो जीडीपी है, ठीक है, वो 8.4 के अप्रोक्सीमेट में है, ठीक है, 8.4 के अप्रोक्सीमेट में है। वही यदि जब काउंटिंग करते हैं पर पर्सन जितने, ठीक है, डेवलपमेंट का, तो उसमें कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं कि किस तरह से जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है, ये एडिटोरियल्स है आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, ठीक है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो इसमें क्या है ना कि पिछले दिन, ठीक है, क्या हुआ था ना कि जब रिपब्लिक डे हुआ था, तो रिपब्लिक डे में जो झांकी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का झांकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेंटर में नहीं रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, वो झांकी को अपने स्टेट में, ठीक है, वहाँ पे रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे दिखाया गया, ठीक है। और क्या हुआ, वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ इस चीज़ को लेकर के हुआ, जब वहाँ के गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर थे वहाँ के, तो जब वो रिपब्लिक डे में आए, ठीक है, उपस्थित हुए, तो उस टाइम जो वहाँ के सीएम थी, ठीक है, उनके द्वारा उनका रिस्पेक्ट उस तरह से आगे जाकर के जो एक ट्रेडिशनल्स होता है, ठीक है, उसका जो रूल्स होता है वो नहीं किया गया, यानी कि उसको रिसीव नहीं किया गया। किसके द्वारा, तो जो वहाँ के सीएम है, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि एक सवाल खड़ा हो गया कि कहीं ना कहीं ये वहाँ का जो सीएम है उसके द्वारा एक रिस्पेक्ट नहीं किया गया, किसका, तो गवर्नर का। तो ये क्या है ना कि जो वहाँ का जो गवर्नर जो होते हैं, तो वो क्या है ना कि गवर्नर का जो सेंटर का उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो एक तरह से जिस तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर होते हैं, जो कि सारी चीज़ का देखभाल करते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। तो उनका रिस्पेक्ट नहीं किया गया। इस तरह से क्या होगा ना कि आने वाले दिन में
इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, आने वाले दिन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट के बीच एक तानातानी बनी हुई रहती है, कन्फ्लिक्शंस बनी हुई रहती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन के न्यूज़पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।